देखिए बाबू, आपका आफ्टर मत लास्ट टॉपिक था और इसमें मैंने बताया 8058 में आपके यहां एक एक्ट लाया गया। क्लियर? इस एक्ट में मैंने पहला पॉइंट बताया था कि अब क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को खत्म किया जाएगा और सारा पावर आ जाएगा क्राउन के हाथ में। क्लियर? दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, जो भारत का गवर्नर जनरल है वो अब सीधे वायसराय बन जाएगा और वो पहला वायसराय है आपका लॉर्ड कैनिंग। ठीक, ये रिप्रेजेंटेटर है सीधे ब्रिटिश क्वीन का। क्लियर? साथ ही मैंने तीसरा पॉइंट भी इसमें बताया था कि अब आपके इंडिया में एक सेक्रेटरी बना है जिसे आप भारत सचिव कहते हैं। क्लियर? ये 3 पॉइंट मैंने बता दिया था आपके आफ्टर मथ में, जो पहला पॉइंट पूरा है। आगे बढ़ूं, आइए सेकेंड पॉइंट देखते हैं और 8058 एक्ट के तहत और क्या क्या की गए हैं वो पॉइंट देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के जितने चीफ्स थे, यानी यूनियन टेरिटरी के कौन गवर्नर है, बंगाल के कौन गवर्नर, उड़ीसा के कौन गवर्नर, वेयर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। उन्होंने वादा किया कि फ्यूचर में उनके स्टेट कभी फ्री नहीं हो पाएंगे, यानी जब तक मैं रहूंगा तब तक वो हमारे गुलाम बनेंगे, जैसा मैं चाहूंगा उस स्टेट को वैसे ट्रीट करूंगा। क्लियर? और आप सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे लॉर्ड कैनिंग का। पहले क्या था आपको पता होना चाहिए, ईस्ट इंडिया ध्यान से सुनना, ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्टैब्लिश हुई थी तो आपको पता होना चाहिए, जब कोई कंपनी स्टैब्लिश की जाती है तो उसमें बहुत सारे लोगों का क्या होता है, पैसा इन्वेस्ट होता है। एक की कभी कंपनी नहीं होती, नहीं तो वो कंपनी बड़ी छोटी बन जाती है। उसमें तमाम नेता, राजनेता उसमें क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर? अब मुकेश अंबानी की अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखा जाए तो उसमें केवल मुकेश अंबानी का पैसा नहीं है, बहुत सारे लीडर्स का पैसा है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसमें केवल गवर्नर का पैसा नहीं था, बल्कि ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबरों का पैसा था। ठीक, तो चलो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई, एक उड़ीसा में, एक यूपी में, एक बंगाल में, हर जगह ईस्ट इंडिया कंपनी है। लंदन में बैठी क्वीन ने पैसा इन्वेस्ट किया, पार्लियामेंट के मेंबरों ने पैसा इन्वेस्ट किया और कंपनी खूब प्रॉफिट कमा रही है, खूब प्रॉफिट कमा रही है। अब कंपनी के गवर्नरों ने क्या किया, सारा टैक्स अपनी जेब में रखना शुरू कर दिया। क्लियर? 100 रुपया मान लो टैक्स ले लिया, ध्यान से सुना, एक ही बार समझाऊंगा। 100 रुपया मान लो पूरा प्रॉफिट हो गया, तो उन गवर्नरों ने मीटिंग करके क्या किया, ऐसा करते हैं उस 100 रुपए में 20 रुपया झटक लेते हैं, झटक चुरा लेते हैं और महारानी को बताते हैं 80 रुपया ही मिला भैया, 40 तुम ले लो और 40 मैं। क्या कर रहा है, ठीक है, आप उधर बैठो, हाथ से उसको ऐसे कर रहा है। ठीक है, उसने क्या कहा, 40 मैं ले लूं और 40 आप ले लीजिएगा। 40 महारानी को दे दिया, भाई महारानी और मेंबर बांट लिए, 40 रुपया गवर्नरों ने आपस में बांट लिया। महारानी ने कहा बड़ी टेंशन है भाई, प्रॉफिट बड़ा कम मिल रहा है, मैंने 5 रुपया इन्वेस्ट किया, 10 मिलना चाहिए और 7 ही मिल रहा है। तो महारानी ने क्या कहा, कैनिंग थोड़ा पता करो ये कौन सा गुल खिला रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। क्लियर? कैनिंग लगा पता लगाने की क्या हो रहा है भाई, इतना प्रॉफिट आ रहा है कि इससे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। कैनिंग चेक करने लगा, उसने कहा अरे गवर्नर तुम तो बहुत बड़ा खेल खेल रहे हो भैया, 20 रुपए तुम लोग चुरा रहे हो। ये 20 रुपया नहीं है, होंगे कम से कम 20 करोड़ रुपया। ये 100 रुपया नहीं है, ये होगा कम से कम 100 करोड़ रुपया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं उसको रुपए में। सब ऊपर से गया? कैनिंग ने कहा मैं ये बात महारानी को बता देता हूं। गवर्नर ने कहा अरे नहीं नहीं कैनिंग जी क्यों बताएंगे, आइए चाय पानी पीते हैं, कुछ रसगुल्ला खा लीजिए। कैनिंग गया चाय पीने गवर्नरों के साथ। गवर्नरों ने कहा कितना महारानी आपको सैलरी देती है, गवर्नर जनरल कितना सैलरी पाते हो? उसने कहा अरे पा जाता हूं 15-20 हजार रुपया। बोला बस 15-20 हजार? कैनिंग हाथ मिला लो करोड़ों दूंगा। सब ऊपर से गया? समझ में आया? कैनिंग ने कहा करोड़ों मिलेगा? बोला अरे निश्चिंत रहो यार, करोड़ों तुमको दूंगा। जिसको भेजा था चेक करने वही बिक गया। क्लियर? अब क्या हुआ, अब 20 के बजाय 25 रुपया जेब में, क्योंकि 5 रुपया तो इनको भी देना है। महारानी ने कहा अरे प्रॉफिट और होना चाहिए, प्रॉफिट और कैसे कम हो गया? इसलिए महारानी ने बनाया है इंडियन सेक्रेटरी को, जिसे आप कहते हैं भारत सचिव। चेक करो इसको,
तुम चेक करो गवर्नरों को, और तुम दोनों मेरे सामने खड़े होना। याद रखना, तुम दोनों में अगर पार्टनरशिप हुई तो दोनों को हैंग ऑन कर दूंगी। क्लियर? तुम इसको चेक करो, वो उसको चेक करेगा, यानी चेक एंड बैलेंस का रूल स्टार्ट हुआ आपका 1858 में। कोई प्रॉब्लम? ये है हाल। यही सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि जितने भी गवर्नर्स थे उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हमारे यहां से सारे टैक्स सब कुछ सीधे महारानी के जेब में जाएगा, क्योंकि अब डर हो गया, क्योंकि चेक एंड बैलेंस अब 3 हो चुके हैं। साफ समझ गया? अरे वाह। नेक्स्ट, they were allowed to pass on their kingdom to their heirs including adopted son। जितने भी एडॉप्टेड सन को दिए गए किंगडम, उन सारे किंगडम को ब्रिटिश महारानी ने क्या कर लिया? एक्वायर्ड कर लिया। अब वहां राज केवल और केवल ब्रिटिश महारानी के रूल और रेगुलेशन का होगा। क्लियर? However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount। अब हमेशा के लिए ब्रिटिश महारानी ही उन लोग की क्या हो गई? कर्ता धर्ता समझिए हो गई, सावरन हो गई हमेशा के लिए। अब सुरक्षा सीधे कौन करेगी? महारानी। यहां कहीं कौन किंग है कौन क्वीन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके पूरे स्टेट को सीधे ब्रिटिश क्वीन देखेगी। क्लियर? सावरन पैरामाउंट मींस क्या होता है? पूरे इंडिया में पूर्णतया देखभाल। ठीक है, पूरी देखभाल आप कौन करेगी? ब्रिटिश क्वीन। वही रिस्पॉन्सिबल होगा। आपको परेशानी होगा या कुछ होगा, किसी से कहने की जरूरत नहीं है, सीधे अपनी बात गवर्नर को पहुंचाइए और गवर्नर वो सीधे बात पहुंचाएगा ब्रिटिश क्वीन के पास। क्लियर? Thus the Indian rulers were to hold their kingdom as subordinate of the British crown। किंगडम के जितने भी, चाहे वो गवर्नर हो या कहीं किंग हो, अब आप केवल सबॉर्डिनेट हो गए ब्रिटिश क्वीन के, यानी आप अपने स्टेट में आप कुछ नहीं कर सकते ब्रिटिश क्वीन से बिना पूछे। यह एक्ट कब लाया गया? 1858 में। पहले क्या था? गवर्नरों का राज था, आराम से लूटते थे, लेकिन अब आपका राज नहीं रहेगा, बल्कि आपकी पूरी निगरानी करेगी ब्रिटिश क्वीन। मैंने बताया था, मंगल पांडे जब लेक्चर दिए तो उन्होंने कहा था अभी तक ये हमारा यूज कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे घर में झांक रहे हैं और वो हमें पसंद नहीं। इसीलिए महारानी ने कहा, जनता अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बताना। क्लियर? ये तो बहाना है, तुम भी चोर हो और तुम्हारी महारानी भी चोर है। क्लियर? बस तुमने जनता में अपना विश्वास दिखाने के लिए हमसे झूठा प्रॉमिस किया है। अभी तुम लूट रहे हो, बाद में वो लूटेंगे। क्लियर? आप 1857 के बाद अगर इतिहास के पन्नों को उलटिए तो कभी भी देखिएगा ब्रिटिश ने कभी हम पर अटैक किया ही नहीं, सिवाय जलियांवाले बाग को छोड़कर। 1857 के बाद अगर पेज उलटिए तो देखिए कभी भी ब्रिटिशर्स ने हम पर अटैक नहीं किया। पहले हमने मारा है, तब उन्होंने मारा है, सिवाय जलियांवाले बाग को छोड़कर। 1919 में हुआ जलियांवाला बाग, उसमें उन्होंने अटैक किया था, हम पर हम नहीं। क्योंकि ब्रिटिश महारानी अब दोहरा खेल खेल रही है। अंदर आग लगाऊंगी लेकिन आपको मारूंगी नहीं, तड़फ कर तुम मुझे मारोगे तब मैं आपको मारूंगी। सब ऊपर से गया? इसी को कहते हैं डिवाइड एंड रूल, जो लाएगा कभी लॉर्ड कर्जन आपके इंडिया में। क्लियर? क्योंकि 1858 के बाद इंटरनेशनल स्टेज पे इस ब्रिटेन की सबसे ज्यादा हंसी उड़ाई गई थी। इसीलिए ब्रिटेन ने वादा किया यूएस से, आज के बाद मैं इंडिया पे एक भी अटैक नहीं करूंगा, लेकिन मेरे ऊपर अटैक हुआ तो मैं सामने वालों को छोड़ूंगा भी। क्लियर? थर्ड पॉइंट पे आइए। तीसरा पॉइंट क्या रहा है 1851 में? इट वॉज डिसाइडेड दैट द proportion ऑफ इंडियन सोल्जर इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज। 1857 के पहले क्या था? ब्रिटिश आर्मी में सबसे ज्यादा इंडियंस थे और यूरोपियंस कम थे, लेकिन 1857 के बाद उनके रेशियो को क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। अब यूरोपियंस आर्मी ज्यादा हो गई और इंडियन आर्मी कम। क्लियर? क्योंकि ब्रिटेन को डर लग गया, डर इस बात का हो गया कहीं फिर ना ऐसा हो, इंडियन सोल्जर ज्यादा है तो हम लोग को फिर दिक्कत होगी। मैंने आपको शायद बताया था, वार कभी किसी के लिए अच्छा ध्यान में है, चाहे जीतने वाला हो या हारने वाला।
80-57 तुमने जीता जरूर, लेकिन तुमको भी अच्छा खासा लॉस वहां पे सहना पड़ा था। ऐसा रिस्क महारानी दोबारा लेना नहीं चाहती थी। क्लियर? अरे वाह, बड़े होशियार हो। आगे बढ़ो। It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Gurkha, Sikh and Pathan। अब क्या किया गया, जो तुम आर्मी बना रहे हो उस आर्मी में इन स्टेट के लोगों की भर्ती कुछ ज्यादा की जाने लगी। साथ ही साथ अब आपने बटालियन को अलग अलग नेम देना शुरू कर दिया, किसी को गोरखा, किसी को सिख और किसी को पठान। क्लियर? आपके प्रेजेंट टाइम में कितने बटालियंस हैं इंडिया में? डिफेंस का है, अंदर की सूचना मिल रही है। कितने बटालियन है इंडिया के? याद रखिएगा 273 बटालियन है। ठीक? हाँ, सब अलग अलग बटालियन है, पता होना चाहिए आपके इंडिया में इतने बटालियन है। क्लियर? नहीं नहीं, ये सब जनरल चीजें हैं। अर्थ पे चलने वाली सबसे बड़ी आर्मी किसके पास है? हमारे पास है। याद रखिएगा, लगभग 1 करोड़ होंगे अपनी अर्थ पे चलने वाली आर्मी, जिसको बोलते हैं पैदल सैनिक। नहीं, सोल्जर्स तो सबको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा हमारे पास है, 1 करोड़ है। तो पॉपुलेशन से फर्क नहीं पड़ता। पैदल चलने वाले सबसे ज्यादा सैनिक हमारे पास हैं। वैसी सबसे बड़ी आर्मी यूएसए की है, जिसमें एटम, तोप वगैरह सब इंक्लूड कर दिया जाए तो वो यूएसए है। लेकिन थल सेना जो बोलते हो, जो पैदल चलता है लैंड पे, वो सबसे बड़ी हमारी 1 करोड़ है। 273 बटालियन है। पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बटालियन रखने वाला देश है हम। जितना भी हो स्टेट के हिसाब से, जैसे यूपी में ही आपके 13 बटालियन है, तो एक बटालियन आपका यहीं पे है गोरखा वाला। उस गोरखे में होंगे कम से कम नहीं में तो मान के चलो 10-15 हजार सोल्जर तो केवल यूपी के होंगे। आपके इंडिया की सबसे खतरनाक बटालियन गोरखा ही है। हाँ, ये बंदर बोलते हैं इसको। सब पर्वतों पे एकदम आराम से बंदरों की तरह चढ़ते हैं। हाँ समझ गई तो समझ गई। हाँ समझ गई। आसाम वगैरह में, सही बोल रही है, जो पहाड़ी एरियाज होते हैं वहीं से। हाँ जी, क्लियर? 3 पॉइंट में कोई प्रॉब्लम? 4th पॉइंट देखिए वैभवी जी, कुछ समझ में आ रहा है? चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लेकिन फिर भी समझते रहिए। 4th वन देखिए बाबू। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स was confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 8057 के बाद आपको एक कमेटी बनाई गई थी जो बताता है 8057 का रेवोल्यूशन क्यों हुआ। उस कमेटी ने, मैंने बताया था क्या क्या पॉइंट दिया था, उसी में याद रखिएगा एक पॉइंट और दिया था। लॉर्ड कैनिंग ने कहा ब्रिटिश महारानी, इंडिया में कोई रेवोल्यूशन ही नहीं होता अगर इंडिया में कोई मुसलमान नहीं होता। बाप रे, स्लोगन बन गया। ठीक है, मतलब उसने कहा कि इतना बड़ा रेवोल्यूशन होने का अगर कोई रिस्पांसिबल है तो वो रिस्पांसिबल केवल माउंटन है। अगर मुसलमान नहीं होते तो कभी इतना बड़ा रेवोल्यूशन इंडिया में नहीं होता। क्लियर? इसीलिए कहा जाता है ब्रिटिश महारानी को जब यह पता चला कि इन मुसलमानों की वजह से हमें इतना दुख झेलना पड़ा, तो आपको पता होना चाहिए ब्रिटिश महारानी ने मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म किया है। आपको पता होना चाहिए इंडिया में अगर 1000 मुसलमान 8058 में रहे होंगे तो मात्र 1 मुसलमान एजुकेशन पाया, बाकी 999 को उन्होंने पढ़ने ही नहीं दिया। ठीक है, मुस्लिम लीग यानी मुसलमानों को हमसे अलग होने का रीजन भी यही था। थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हूं, आगे मिलेगा, लेकिन अभी जान लो। 8085 में आपके कांग्रेस स्टैब्लिश हुई। क्लियर? आपके कांग्रेस में माउंटन भी थे, पार्टिसिपेट किए थे। पर ईयर इनकी मीटिंग होती थी, पर ईयर। जैसे आज मीटिंग हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर मीटिंग, फिर नेक्स्ट ईयर मीटिंग, फिर नेक्स्ट ईयर। ठीक, 8085 से लेकर 8092 तक कभी भी
कांग्रेस ने मॉडर्न एजुकेशन को लेकर कोई डिमांड ही नहीं किया। सब ऊपर से गया? क्लियर? आप क्या करते थे, पर ईयर मीटिंग होता था, उसमें डिमांड करते थे, गवर्नर जनरल जी ये इंडिया में कर देते तो अच्छा रहता। गवर्नर जनरल ने कहा ठीक है कर दूंगा, थोड़ा धैर्य रखिए। क्लियर? मतलब पर ईयर आपका कुछ डिमांड होता। आपने पिछले 7-8 सालों में मॉडर्न एजुकेशन को लेकर कोई डिमांड ही नहीं किया और मुसलमानों का एजुकेशन इतना पीछे था। क्लियर? सर सैयद अहमद खान ने 1893 में एक लेक्चर दिया अलीगढ़ में। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा? सर सैयद अहमद खान ने कहा मुसलमानी शिक्षा बहुत पीछे है, बाहरी यानी ब्रिटिश इस पर नहीं ध्यान दे रहा है तो चलता है, कोई बात नहीं, वो बाहरी है, लेकिन हमारे लोगों को इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। कहा जाता है यही कम्युनिज्म का सीड बना, यानी आपके इंडिया के सांप्रदायिकता का बीज बोया गया। सब ऊपर से गया। हाँ, वो समझ गया, सब ऊपर से गया होगा। या मुसलमानों का क्या हुआ? एजुकेशन बहुत पीछे हो गया। ठीक, तो कम से कम तुम पर ईयर मीटिंग कर रहे हो कांग्रेस, कम से कम एक मीटिंग में तो कहना चाहिए था ना कि गवर्नर जनरल थोड़ा मुसलमानी शिक्षा दीजिए भाई, मुसलमानों को थोड़ा पढ़ाइए, ये कहना चाहिए था ना। लेकिन 7-8 सालों में तुमने कुछ कहा ही नहीं। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों के बड़े नेता थे, पढ़े लिखे इंसान थे। सर सैयद अहमद खान ने लेक्चर में कहा कि ब्रिटिशर्स तो बाहरी हैं, ये नहीं सोच रहे हमारे एजुकेशन के बारे में। कांग्रेस तुम तो इंडियन हो, कम से कम तुम अपनी डिमांड में तो मॉडर्न एजुकेशन को लेकर आते। अब सब ऊपर से गया? समझ? सांप्रदायिकता क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है? जब हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के सामने तलवार लेकर खड़े हो जाए एक दूसरे को मारने के लिए। क्लियर? तो आपका ये बोला गया सर सैयद अहमद खान का लेक्चर यही सांप्रदायिकता का कभी सीड है, बीज है यही। क्लियर बाबू? अब भी सब ऊपर से गया? मतलब यही को लेकर मुसलमान हिंदुओं से नाराज हो गए। यही बीज कभी फसल बनेगा और काटा जाएगा 1946 में हिंदू मुसलमानों के लाखों गर्दनों के साथ। यानी हिंदुओं ने मारा है मुसलमानों को, मुसलमानों ने मारा है हिंदुओं को, बिना कुछ सोचे समझे, और मरे होंगे कम से कम 50 लाख इंसान। खतरनाक हो गया। हमको मारने वाले खुद हमारे ही लोग थे। क्लियर? हाँ, हिंदू भी हमारे हैं, मुसलमान भी हमारे हैं, और उन दोनों ने ही एक दूसरे को मारा। 50 लाख इंसान मरे हैं उसमें, और इसका सीड बोया था इसी सर सैयद अहमद खान के लेक्चर ने। बोलिए कितनी पॉपुलेशन होगी इस समय? और 126-27 करोड़ होगी, 126-27 करोड़ होगी। 2021 में पता चल जाएगा, सेंसस होगा ना, लेकिन फिर भी माना जा रहा है 1858 में पता नहीं कितना होगा, कहाँ सर्वे हुआ था। 1871 में आपका पहला सेंसस हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छे खासे करोड़ रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 1871 में लॉर्ड मेयो ने अपना पहला सेंसस करवाया था ना, उससे पहले कहाँ, उससे पहले सब अनुमान है, इतने होंगे इतने होंगे। जब तक सेंसस नहीं कराए जाते तब तक नहीं पता चलेगा जनगणना कितनी है। आगे बढ़ूं? क्लियर? तो क्या किया ब्रिटिश क्वीन ने? मुसलमानों के जितने भी एसेट्स थे, जितनी उनकी संपत्तियां थी, उन सबको छीन लिया और मुसलमानों को एजुकेशन लेने के लिए मना कर दिया। क्लियर? वही खिलाफत हो, आगे जाके लॉर्ड कर्जन संभाल लेगा ना। लॉर्ड कर्जन वही डिवाइड एंड रूल वाला खेल खेलेगा। वो कहेगा मुसलमान देखो, कांग्रेस भी तुम्हारा नहीं है, हम तुम्हारे हैं, आओ मेरे खेमे में, मैं तुम्हें सारा एजुकेशन दूंगा। यहीं से हम दोनों के बीच जो दूरी है वो बढ़ती। क्लियर? वाह, बड़े होशियार हो, आधा सेंटेंस बोल लेने का मतलब है आप समझ रहे हो। क्लियर? ये हो गया बाबू। द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवोल्यूशन इन ए बिग वे। आपको पता होना चाहिए, ब्रिटिश ने भरोसा कर लिया कि ये रेवोल्यूशन बहुत बड़ी मात्रा में हुआ और रीजन पीछे और पीछे केवल और केवल मुसलमान है। क्लियर? जल्दी कर भाई, पूछने का टाइम चला जा रहा है। पांचवा पॉइंट, 1 2 3 4 में कोई प्रॉब्लम? सब क्लियर? द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द फोर्थ वन हो तो गया, द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वर कन्फिस्केटेड एट लार्ज स्केल। उनकी संपत्ति को ले लिया।
चेक एंड बैलेंस मेन ओरिजिन इसका लॉर्ड कर्जन है, ठीक है। फोर्थ हो गया ना। फिफ्थ में देखिए, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल इन इंडिया। उन्होंने रिस्पेक्ट किया उन सारे लोगों का जो अपने धर्म से दूसरे धर्म में मैरिज वगैरह करते हैं, साथ ही उन लोगों को सम्मान दिया जो 1857 में ब्रिटिश के साथ थे। क्लियर। लास्ट, पॉलिसीज वेयर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड। हाँ, इन्होंने अपनी पॉलिसी में लाया कि हम लैंडलॉर्ड और जमींदार को प्रोटेक्ट करेंगे एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट ओवर देयर लैंड, और उन्हें उनके जमीन पे उनका अधिकार दिलाएंगे, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स और जमींदार वही इंसान है जो रेवोल्यूशनरी का साथ दिए नहीं थे। कोई समस्या। लास्ट, Thus, a new phase of history began after 1857। 1857 के बाद आपके इंडिया में एक नया इतिहास लिखा गया। क्लियर। ये आपका चैप्टर हो गया बाबू फिनिश। ठीक।